चलो देखो, अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु और मानसून। आज अपने सबसे मेन चीज जो समझने वाली है वो करेंगे राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान की ऋतुओं को कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। ऋतु का मैंने आपको बताया था कि जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उन वायुमंडलीय दशाओं का कितना 2 से 3 महीने का औसत क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है। जैसे कि 12 महीने हैं तो अपन इसको 4 भागों में 3 महीने की 4 ऋतु बना दी। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। चारों ऋतुओं में सबसे पहले अपने बात करेंगे वर्षा ऋतु की। तो सबसे पहली बात तो वर्षा ऋतु है क्या और वर्षा ऋतु का टाइम क्या है? तो वर्षा ऋतु का मतलब है कि हमारे 3 महीने का समय ऐसा होता है जिसके अंदर लगातार वर्षा होती है। और वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून के द्वारा वर्षा होती है। यानी वर्षा ऋतु को ही हम क्या कह सकते हैं? मानसून कह सकते हैं या मानसून का समय कह सकते हैं। यानी मानसून का अर्थ क्या हुआ? एक निश्चित समय पर 2 या 3 महीने एक निश्चित समय पर वर्षा का आना या वर्षा का होना मानसून कहलाता है। आज अपने इसी पर बात करेंगे कि राजस्थान में वर्षा कैसे होती है, राजस्थान में मानसून कैसे आता है और राजस्थान में वर्षा के कम होने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसको आज अपने इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले अपने को भारत का समझना पड़ेगा कि भारत में मानसून कैसे आता है, तभी अपने को राजस्थान का मानसून समझ में आएगा। तो देखिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए। अब आते हैं अपने वैश्विक पवन तंत्र पर। मैंने आपको हवाओं की दिशा बताई थी, वायु की दिशा। वायु की दिशा को कौन निर्धारित करता है? वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी, इस बात को किस चीज से प्रभावित होती है? वायुदाब और तापमान। क्या कहा था आपको कि तापमान और वायुदाब का संबंध हमेशा क्या होता है? उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी जिस क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा वहां का वायुदाब कम होगा, जहां तापमान कम वहां वायुदाब ज्यादा होगा। और हवा कैसे चलती है? वायुदाब के अकॉर्डिंग उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? वायुदाब के अकॉर्डिंग कहें तो क्या कहेंगे कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी। और अगर तापमान की दृष्टि से कहें तो क्या कहेंगे? उल्टा कहेंगे कि हवाएं चलती हैं कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर। एग्जांपल के तौर पे आपने जैसे बताया था, एक क्षेत्र है ये हनुमानगढ़ क्षेत्र, ये है बीकानेर क्षेत्र। मान लीजिए आज का तापमान है यहाँ पर 40 डिग्री और यहाँ पर है 45 डिग्री। तो बताइए तापमान ज्यादा कहाँ है? बीकानेर में। यानी बीकानेर में वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और यहाँ तापमान कम है तो वायुदाब क्या होगा? अधिक। तो हवाएं कैसे चलेगी? हनुमानगढ़ से बीकानेर की ओर चलेगी। तो वायुदाब की दृष्टि से देखें तो वायुदाब में अधिक से कम की ओर जा रही है, और तापमान में देखें तो कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर हवाएं चल रही है। ये होती है हवाओं की, किस प्रकार हवाएं चलती हैं। अब देखिएगा वैश्विक पवन प्रणाली। विश्व में जो हवाएं चलती हैं, 3 मुख्य हवाएं हैं वैश्विक स्तर पर। वैश्विक पवन प्रणाली, इसमें आपको समझना होगा कि विश्व में जो अक्षांशों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो सूर्य की चाल बताई थी आपको, यहां पर वो काम में आएगी। जो तारीखें आपको बताई गई थी, याद है ना? सब तारीखें, सूर्य कब कौन सी रेखा पर होता है, याद है? देखो, यहां पर जो विश्व में हवाएं चलती हैं वो 3 प्रकार की हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये आर्कटिक रेखा होती है, और अंटार्कटिक रेखा। तो यहां पर देखिएगा जो हवाएं यहां पर चलती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। अब व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो देखिए, व्यापारिक पवनें हमेशा इस प्रकार चलेंगी।
व्यापारिक पवनें दो प्रकार की हैं, एक तो वो व्यापारिक पवनें जो भूमध्य रेखा से ऊपर और एक वो व्यापारिक पवनें जो भूमध्य रेखा से नीचे। इनको क्या कहेंगे? उत्तरी व्यापारिक पवनें, और ये क्या है? दक्षिणी व्यापारिक पवनें। हैं क्या ये व्यापारिक पवनें? ये दोनों आकर कहां पर टकरा रही हैं? भूमध्य रेखा पर। क्यों टकरा रही है भूमध्य रेखा पर? हमेशा ये नहीं होता, ये परिस्थिति चेंज होती रहती है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर तब टकराएंगी जब सूर्य कहां पर होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। किस तारीख को? 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तो ये हवाएं ऊपर वाली भी और दक्षिण वाली भी आकर कहां टकराएंगी? भूमध्य रेखा पर। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैंने क्या कहा कि जिस समय सूर्य जहां पर सीधा चमकेगा वहां पर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान होगा। यानी अगर 21 मार्च का दिन है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्म स्थान या सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा? भूमध्य रेखा पर ही होगा। जाहिर सी बात है। कोई सिर हिलाओ, हाँ हूं करो, कोई तो कोई अपने जिंदा होने का परिचय दो कि सूर्य जहां पर सीधा चमक रहा है वहीं पर सबसे ज्यादा तापमान होगा या कम होगा? सबसे ज्यादा तापमान होगा। हाँ, ऐसे जोश में। तो 21 मार्च को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। तो मैंने क्या कहा? जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा। तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा तापमान भूमध्य पर है तो सबसे कम निम्न वायुदाब भी कहां होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। यानी 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर क्या बना हुआ है? सबसे निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है। अब निम्न वायुदाब क्षेत्र में हवाएं आती हैं या निकलती हैं वहां से? आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ज्यादा से कम वायुदाब की ओर आएंगी। यानी आसपास सभी क्षेत्रों में वायुदाब क्या है? ज्यादा है। कम कहां है? भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को। इसलिए ऊपर वाली हवाएं भी भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं और दक्षिण वाली हवाएं भी भूमध्य रेखा पर आकर टकरा रही हैं। जहां पर सूर्य जिस समय होगा वहां पर दो चारों तरफ से हवाएं आकर क्या होंगी? टकराएंगी। तो ये हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। यहां जो चलती हैं वो होती है पछुआ पवनें, यहां चलती हैं वो होती है ध्रुवीय पवनें। वो अपने लिए उनका ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ व्यापारिक पवनों को देखना है। अब क्या व्यापारिक पवनें यहां पर फिक्स रहेंगी क्या? फिक्स नहीं रहेंगी। ये सूर्य के साथ साथ लोकेशन बदलेगी। अब मान लीजिए सूर्य कहां पर आ गया? कर्क रेखा पर आ गया। कितनी तारीख को? 21 जून को। तो ये बताओ अब सबसे निम्न वायुदाब कहां बनेगा? कर्क रेखा पर बनेगा। सबसे निम्न वायुदाब यहां पर बन गया। तो अब क्या होगा? जो ऊपर से आने वाली हवाएं थी वो तो यहीं पर ही रुक जाएंगी। रुकेंगी या नहीं रुकेंगी? क्यों रुकेंगी? क्योंकि निम्न वायुदाब इनको वहीं पर मिल गया तो ये वहीं रुक जाएंगी। जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें थी जो यहां पर रुक रही थी भूमध्य रेखा पर, अब वो कहां पर जाएंगी? कर्क रेखा की ओर जाएंगी, क्योंकि निम्न वायुदाब में जाना है इनको। तो ये रेखाएं, ये जो हवाएं हैं ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करके इस प्रकार कहां पर जाएंगी? कर्क रेखा के ऊपर। अब दोनों हवाएं कहां टकरा रही हैं? कर्क रेखा पर। और ऐसे ही होगा जब दक्षिण में आ जाएगा सूर्य मकर रेखा पर, तब क्या होगा? दक्षिण वाली व्यापारिक पवनें तो यही रुक जाएंगी और उत्तर वाली व्यापारिक पवनें इस बार क्या करेंगी? भूमध्य रेखा को पार करके मकर रेखा तक आ जाएंगी। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। जहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है वहां पर हवाएं आकर टकराएंगी। कौन सी हवाएं? व्यापारिक पवनें। इनको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। अब एक बात देखिएगा, मैंने यहां पर आपको ऐसे डायग्राम बनाया है कि ये रेखाएं जो हैं ये इस प्रकार आ रही हैं। इस प्रकार मैंने तिरछा क्यों बनाया इसको? हवाएं तिरछी आकर क्यों टकरा रही हैं? ऐसे सीधा आकर क्यों नहीं टकराती? ये ऐसे ही आकर क्यों टकरा रही हैं? ऐसे क्यों नहीं टकरा रही? यानी हवाएं यहां पर आकर ये तिरछी क्यों हो जाती हैं? तो ध्यान रखना, यहां पर कार्य करता है पृथ्वी का कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी जब घूर्णन करती है, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर जब घूमती है, तो घूर्णन करने पर पृथ्वी की जो सरफेस है, सतह है, उस पर एक बल काम करता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। वो बल क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी को अपने घुमा दें, जिस दिशा में पृथ्वी घूमेगी इसके ऊपर मौजूद पानी और हवाएं हमेशा उसके उल्टी दिशा में गति करेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी गोल चीज है वो जिस दिशा में घूमती है उसके ऊपर पड़ी हुई लिक्विड चीज या हवा जो भी है वो उसकी उल्टी दिशा में गति करेगी। जैसे कि मान लीजिए
कोई गोल चीज है क्या? इसी को बना लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा, यहाँ पे इधर, हाँ हाँ जल्दी आ, जल्दी फटाफट। ये पृथ्वी है, पृथ्वी मान लीजिए ऐसे घूर्णन कर रही है, ठीक है, बचा के, कैमरा बचा के, इसके ऊपर ऐसे हाथ रख, एक अंगुली रख दे। पृथ्वी किस दिशा में, तू उंगली को तेने नहीं हिलाना, ठीक है, ठीक है। ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? ऐसे घूम रही है ना, तो इसकी अंगुली देखो किस दिशा में जा रही है। जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उस दिशा में जा रही है या उल्टी दिशा में जा रही है? उल्टी दिशा में जा रही है ना, यानी पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, इसका हाथ कैसे जा रहा है? उल्टी दिशा में। इसकी उंगली की जगह पानी मानो कि पानी पड़ा है यहाँ पर, पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो पानी ऐसे ही थोड़ी घूमेगा, वो तो उल्टा घूमेगा ना। क्यों घूम रहा है उल्टा? इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद जल और हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके ऊपर जो है वो उल्टी दिशा में गति करती हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी पश्चिम से ऐसे घूम रही है पृथ्वी। पश्चिम ये दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण इसके ऊपर मौजूद जो हवाएं हैं वो हल्की सी किधर मुड़ गई? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई। एकदम बिल्कुल तो नहीं मुड़ी, लेकिन हल्का सा उनमें मोड़ उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ये हवाएं ऐसी सीधी न आकर इनको किधर मोड़ दिया? हल्का सा मैंने पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। तो ये बात समझ में आ गई कि ये हवाएं तिरछी क्यों हैं? इसको कहते हैं कोरियोलिस बल। क्लियर है? अच्छा, अब कोरियोलिस बल के कारण ही ये जब हवाएं, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो दक्षिणी व्यापारिक पवनें जो पहले किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही थी, देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी, लेकिन भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही इनकी दिशा क्या हो गई? बदल गई। यानी ऐसे सीधा ऐसे नहीं जाएंगी आगे, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही क्या हो गई? इनकी दिशा बदल गई, इस दिशा में मुड़ गई ये हवाएं। और इस दिशा में क्यों मुड़ी? कोरियोलिस बल के कारण। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर होता क्या है, भारत के अंदर मानसून कैसे आता है, इस डायग्राम को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। कि अपने को यह ध्यान रखना है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तब हवाएं ऐसी होती हैं। अब अपने भारत का मानचित्र लेकर आते हैं। अब देखो भारत की जो मानसून से संबंधित जो सिद्धांत है ना, कि भारत में मानसून का आगमन कैसे हुआ, उस सिद्धांतों तो बहुत सारे हैं। उनमें पहला सिद्धांत है तापीय संकल्पना। तापीय संकल्पना में ये बात बताई गई है, तापीय सिद्धांत में देखो ये है भारत के बीचों बीच में से गुजर रही कौन सी रेखा? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? सीधा ये लीजिए, ये आ गया सूर्य सीधा। किस तारीख को? 21 जून को सीधा चमक रहा है। यानी 21 जून को यहां भारत के अंदर, सिर्फ भारत में नहीं पूरी कर्क रेखा के ऊपर क्या बना हुआ है? वायुदाब कम। क्यों बना हुआ है वायुदाब कम? क्योंकि यहां पर सूर्य का किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसके कारण पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कर्क रेखा पर है। तो यहां पर वायुदाब भी क्या होगा? सबसे निम्न। तो अपने को सिर्फ भारत का देखना है, बाकी पूरी कर्क रेखा पर ही निम्न वायुदाब होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है? निम्न वायुदाब का जोन बना हुआ है। अब निम्न वायुदाब क्या करेगा? हवाओं को आकर्षित करेगा। तो देखो ये है 0 डिग्री रेखा, ये 0 डिग्री रेखा है। पहले जो हवाएं थी, पहले वाली जो हवाएं थी वो कहां पर आकर रुक रही थी? 0 डिग्री के ऊपर, यानी इस प्रकार आकर रुक रही थी। सही कहा क्या? इसी प्रकार आकर रुक रही थी। सेम इन्हीं को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, यानी भारत यहां पर है। तो अपनों ने एक बार इसकी बात करें कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य था तब हवाएं कहां पर आकर रुक रही थी? भूमध्य रेखा पर। तो ये लीजिए भूमध्य रेखा पर आकर रुक रही थी। लेकिन अब सूर्य भूमध्य रेखा से कहां पर आ गया? कर्क रेखा पर आ गया। तो अब ये हवाएं इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करके आएंगी ना ऊपर। क्यों आएंगी?
क्योंकि इनको कहां जाना है, निम्न वायुदाब क्षेत्र में जाना है। अब यहां निम्न वायुदाब नहीं है, यहां पर है, तो अब ये क्या करेंगी, भूमध्य रेखा को पार करेंगी। पार करते ही इनकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले ऐसी थी, अब इस दिशा में मुड़ जाएंगी। देखो पहले ऐसे थी, पार करते ही इस दिशा में मुड़ गई। तो ये लीजिए, ये हवाएं अब ऐसे ही मुड़ेंगी। सही जा रहा हूं क्या, सेम वही है डायग्राम, ऐसे ही मुड़ेंगी हवाएं। तो इस तरह ये हवाएं मुड़कर कहां पर आ जाएंगी, कर्क रेखा पर आ जाएंगी। ये लीजिए, ये सारी हवाएं, पूरी पृथ्वी पर हवाएं ऐसे ही आएंगी, लेकिन अपने सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। अब टाइम क्या है ये हवाओं वाला, जून का, यानी यहां पर सूर्य की किरणें भारत पर सीधी पड़ रही हैं। तो यहां पर ये सारा क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर है ना, ये सारा वाला भाग, ये वाला भाग। तो हिंद महासागर पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो हिंद महासागर का पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होकर पानी से क्या उठेगी, वाष्प उठेगी। यानी इस भाग में क्या उठ रही है, वाष्प उठ रही है इस प्रकार। और ये हवाएं इस वाष्प को लेकर क्या आ जाएंगी, भारत में आ जाएंगी। यानी इन हवाओं से संपर्क में जब ये वाष्प आएगी तो हवाएं कैसी हो जाएंगी, आर्द्र हो जाएंगी। पानी को लेकर हवाएं कहां आ जाएंगी, उस आर्द्रता को लेकर, उस वाष्प को लेकर हवाएं कहां आ गई, भारत के अंदर एंटर कर गई। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून का आगमन हो गया, यानी वर्षा का आगमन हो गया। वर्षा कहां से लेकर आई है, हिंद महासागर से। और दिशा हवाओं की इस प्रकार किस कारण से हुई, सूर्य के कर्क रेखा पर होने के कारण। और कर्क रेखा पर होने के कारण हिंद महासागर से वाष्प उठ रही थी, उसी समय ये हवाएं भारत की तरफ आ रही थी। तो इस वाष्प को लेकर ये हवाएं भारत में आ गई, और ये हवाएं क्या कहलाती हैं, मानसूनी हवाएं। और ये हवाएं अब क्या करवाएंगी, भारत में आकर भारी वर्षा करवाएंगी। क्लियर है, इस तरह से मानसून आता है। अब इस मानसून को क्या कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानसून है भारत का। मानसून भारत में 2-3 प्रकार के हैं, लेकिन देखो ये भारत में एंटर कहां से कर रहा है, ये दिशा कौन सी है, किस दिशा से भारत में एंटर कर रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो इस मानसून को कहते हैं, अब जो मानसून का टाइम चल रहा है ना, अभी अपने श्रावण महीना लग गया, मानसून चल रहा है ना, मानसून का टाइम नहीं है ये, मानसून ये वाला ही है, जून जुलाई में जो आता है। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दूसरा नाम किस ऋतु में आ रहा है ये, वर्षा ऋतु तो आने के बाद बनी, पहले कौन सी ऋतु चल रही है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो इसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, जो गर्मियों में आता है। एक शीतकालीन मानसून होता है जो सर्दियों में आता है, उसकी बाद में बात करेंगे। इसके 2 नाम हैं, क्या नाम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून। भारत का सबसे ज्यादा वर्षा करवाने वाला मानसून यही है। ठीक है, ठीक है जी, मानसून आ गया। अब मानसून आकर भारत में कैसे कैसे वर्षा करवाएगा वो देखो। अब देखो इस मानसून वाली हवाएं हैं, ये आ रही हवाएं, हवाओं का मतलब क्या है, बादल बनकर आ रहे हैं। और बादलों के अंदर क्या है, आर्द्रता है, फुल भरी बड़ी आर्द्रता है जो हिंद महासागर से आई है। अब ये बादल हवा के साथ धरातल पर आ गए, तो बरसेंगे कैसे, अपने आप नहीं बरसते। इनको क्या चाहिए, कोई ना कोई रुकावट चाहिए। रुकावट का मतलब कोई पर्वतमाला अगर सामने आएगी इन हवाओं के तो ये बरसेंगे, अदरवाइज नहीं बरसेंगे, सीधा निकल जाएंगे ऊपर से। तो सामने इन हवाओं को क्या चाहिए, रुकावट। तो मान लीजिए सामने इन हवाओं से कोई पर्वतमाला टकरा मिल गई इनको, तो पर्वतमाला से टकराकर ये बादल क्या हो जाएंगे, बरसेंगे, वर्षा करवाएंगे। इसी वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। मानसून का किसी पहाड़ से टकराकर बरसना क्या कहलाता है, पर्वतीय वर्षा। तो अब जो वर्षा होगी वो सारी कैसी होती है, ये हवाओं की टकराने से ही, जो पहाड़ों से पर्वतों से टकराने पर ही ये सारी वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो भारत में ये वर्षा कैसे होती है, कहानी समझ में आ रही है ना, बोलो जोर से बोलो। ठीक है, तो अब देखो इस मानसून का आगमन कैसे हुआ, वो रीजन अपने को पता चल गया कि मानसून आया कैसे। अब भारत में मानसून बरसता कैसे, उस पर आ जाते हैं, वर्षा कैसे करवाता है मानसून। तो भारत में मानसून जो है वो कहां से एंटर करता है, दक्षिण पश्चिमी भाग से। लेकिन यहां पर अच्छे से देखो, कहां गया रे, ये रहा,
इस वाले भूभाग को अपने क्या कहते हैं, ये वाली जो जलीय भाग है इसको क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, ठीक है। और इस वाले भूभाग को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब ये भारत में मानसून दो प्रकार से एंटर होगा, एक तो अरब सागर से होकर एंटर हो रहा है, और एक इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एंटर होगा वो कहां से एंटर हो रहा है, बंगाल की खाड़ी से होकर एंटर कर रहा है। दोनों के दोनों ही शाखाएं हैं। मानसून का नाम तो एक ही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, तो एक तो अरब सागर से एंटर कर रहा है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से एंटर कर रहा है। मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्या है, दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोनों को अपने अलग अलग पढ़ेंगे, अरब सागरीय शाखा से वर्षा कैसे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा कैसे होती है। चलो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अरब सागरीय शाखा की बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के साथ साथ एक पर्वतमाला है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। तो जो अरब सागर से जो आती हैं हवाएं, अरब सागर से जो हवाएं आएंगी वो कहां पर आकर टकराएंगी, पश्चिमी घाट से। इसको अपने भारत का लेना देना छोड़ दो। सिंपल सी बात यह है कि भारत में जो ये ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है ना, इस वर्षा में पूरे भारत का कोई भी स्थान है वहां पर वर्षा दो ही जगहों से हो सकती है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, वैसे तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं आ रही हैं, दो, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। या तो किसी स्थान पर अरब सागरीय शाखा से वर्षा होगी या फिर किसी से बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होगी, या ऐसा क्षेत्र जहां दोनों से वर्षा होती है और कई ऐसे क्षेत्र जहां दोनों से ही नहीं होती। तो देखो राजस्थान उसमें कैसे आता है, पहले अरब सागरीय शाखा देख लो कैसे आ रही है। अरब सागरीय शाखा जो है ये सबसे पहले केरल के तट पर टकराता है मानसून। अब इसको सामने क्या मिल गया, पर्वत मिल गया, तो यहां पर बरस जाएगा, अच्छा खासा बरस जाएगा। इसके बाद ये यहां मुंबई के तट पर टकराता है, मुंबई के तट पर टकराकर भी बरसेगा और बरसकर ये आगे निकल जाता है, इस प्रकार गंगा नदी के मैदान में चला जाता है और पूरे भारत में बरसता जाता है। इसी का जो तीसरा भाग है अरब सागरीय शाखा का, वो गुजरात से एंटर करता है और गुजरात से एंटर करेगा 1 जुलाई को लगभग, ठीक है। अब ये किस ओर आ रहा है, राजस्थान की ओर आ रहा है, ये रहा राजस्थान। अब ये राजस्थान की ओर आ रहा है, यहां पर भी बरस गया ये अरब सागरीय शाखा, क्योंकि यहां पर्वत था आगे, यहां पर भी पर्वत था, बरस गया। लेकिन ये वाला जो भाग जा रहा है, ना तो गुजरात में कोई पर्वत, ना राजस्थान में पर्वत। राजस्थान में पर्वत तो है, कौन सा, अरावली, लेकिन वो अरावली है किस प्रकार, इस तरह, इसी प्रकार है अरावली पर्वतमाला। अब इस प्रकार अरावली पर्वतमाला है तो ये क्या है, जिस दिशा से हवाएं आ रही हैं उसी दिशा के समानांतर है, तो इससे टकराएगी नहीं हवाएं। हवाएं क्या होंगी, इसके आसपास से निकल जाएंगी, बस यहां पर थोड़ा सा टकराएंगी और आसपास से निकल जाएंगी। यानी अगर ये अरावली पर्वतमाला ऐसी होती सामने इस प्रकार, तो क्या होती, ये हवाएं सीधी जाकर पर्वत से टकराती और बरस जाती। ये है क्या, इस प्रकार है अरावली, और इसी दिशा से क्या आ रही है, मानसूनी हवाएं आ रही हैं। तो इसको कहते हैं अरावली पर्वतमाला का मानसूनी हवाओं के समानांतर होना, उसी दिशा में होना, जिस कारण से हवाएं आसपास से होकर सीधी निकल जाती हैं और आगे जाकर यहां पर कौन सी पर्वतमाला आ गई, हिमालय पर्वतमाला। और ये हवाएं जाकर किससे टकराती हैं, हिमालय पर्वतमाला में, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर भारी वर्षा करवाती हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश का स्थान है धर्मशाला, वहां भयंकर वर्षा करवाती हैं। तो अपने पास पहला ऑप्शन अपना खत्म हो गया राजस्थान के लिए। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हवाएं तो राजस्थान तक पहुंच गई लेकिन अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण बरस नहीं पाई। अपने देखते हैं ना, बादल तो आते हैं लेकिन हर रोज बनते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं, बरसते नहीं। उसका रीजन ये है, कोई रुकावट नहीं है, मानसूनी हवाएं तो आई लेकिन सीधी निकल गई, आगे जाकर हिमालय से टकराकर बरसेंगी। एक ऑप्शन गया अपना, अपने पास बचा कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला ऑप्शन हो सकता है इससे वर्षा हो जाए। तो इसको देखो, अब ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं कहां जा रही हैं, देखो
अब ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं इसी प्रकार जा रही थी, ये सारी हवाएं ऐसे ही जा रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं यहां पर जाकर हिमालय पर्वतमाला फिर आ गई ना। हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, अब ऐसे तो इसको चीर कर निकल जाएंगी, हिमालय से टकराकर यहां पर हवाएं वापस से क्या हो जाती है, दो भाग में बट जाती हैं। यहां से पटकोई ब्रूम श्रेणियां और म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार देश है, म्यांमार के अंदर और भारत के अंदर पहाड़ियां हैं यहाँ पर पटकोई ब्रूम वगैरह। तो इन पहाड़ियों से टकराकर ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक भाग तो टकराकर किधर मुड़ गया, ऐसे मुड़ जाएंगी, और दूसरी ऐसे मुड़ जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। अब ये जो हवाएं इस तरफ मुड़ी बंगाल की खाड़ी वाली, ये लगभग पूरे भारत में फैल जाएंगी, लगभग पूरे भारत में बारिश करवाएंगी। और यही हवाएं कहां पर आएंगी, राजस्थान की तरफ आएंगी। इस बार देखो पूर्व से आ रही हैं, तो इस बार राजस्थान में भी प्रवेश कहां से करेंगी, पूर्व से करेंगी। तो क्या इस बार चांस है वर्षा होने के? क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस बार क्या है, सामने है। तो यहां अरावली पर्वतमाला से टकराएंगी और कहां बरसेंगी, पूर्वी राजस्थान में बरसेंगी। पश्चिम वाला फिर क्या रह गया, सूखा रह गया। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसका कारण क्या है कि पूर्व में तो वर्षा हो जाती है बंगाल की खाड़ी से, लेकिन पश्चिम में ना तो बंगाल की खाड़ी से हुई ना फिर अरब सागर से हुई। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जब भी पर्वतमालाएं इस प्रकार हो, ये पर्वत है और यहां से क्या आ रही हैं, मानसूनी हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं। तो अगर इस दिशा से हवाएं आ रही हैं तो यहां पर पर्वत से टकराकर इस साइड में क्या होगी, बारिश होगी। और ये जो दूसरी ऑपोजिट साइड होती है पर्वत की, ये हमेशा क्या रहती है, सूखी रहता है। ये क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, सूखा रहेगा, यहां बिल्कुल बारिश नहीं होगी। इस जगह को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया, अगर मान लो इस साइड से मानसून आ रहा है तो इस बार यहां टकराकर इस साइड क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, नाम बताओ क्या बनेगा इस बार, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा। तो क्या राजस्थान वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहा है क्या, किसका बन रहा है, कौन सी, अरब सागरीय शाखा का या बंगाल की खाड़ी शाखा का? अरब सागर का कैसे बनेगा, अरब सागर का तो कहीं नहीं बरसता, अरब सागर तो टकरा ही नहीं रहा राजस्थान में। टकरा कौन रहा है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से टकराकर पूर्व में तो बरस गया क्योंकि इस साइड से आया मानसून। जो ऑपोजिट साइड है ये पश्चिमी राजस्थान, ये क्या रह गया, वृष्टि छाया क्षेत्र या सूखा रह गया। यानी पश्चिमी राजस्थान जो अरावली से इस साइड में है, उसके लिए जो दोनों ही ऑप्शन क्या है, काम में नहीं आते। और पूरे भारत में दो ही ऑप्शन है ये बारिश के, या तो इससे वर्षा हो जाए या इससे हो जाए। तो ऐसा 2 या 3 क्षेत्र हैं भारत में जहां दोनों ही काम में नहीं आते। एक तो ये है, एक यहां पर ये क्षेत्र, ये भी क्या बनेगा, इसका वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा। इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। यहां से टकराकर इस साइड तो बरस जाएगा, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी, वृष्टि छाया क्षेत्र। और एक ये साइड है, एक ये है, और एक ये है लद्दाख वाली ये साइड। यहां पर ये किसकी वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा, हिमालय पर्वतमाला का वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। ये 3 क्षेत्र भारत में सबसे कम वर्षा वाले हैं और तीनों ही क्या बन रहे हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहे हैं इसलिए। और इन तीनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बारिश का। क्लियर है? अब देखो, अब आ जाओ राजस्थान पर। बात सारी समझ में आ गई क्या, सारी स्टोरी समझ गए? अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ फिर, अब आते हैं अपने राजस्थान पर। क्योंकि जब तक भारत का मानसून का अपने को नहीं पता तब तक राजस्थान का नहीं अपने अनुमान लगा सकते। देखो ये है राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब राजस्थान में पहला मानसून कहां से आया बोलो, अरब सागर से। अरब सागर से आएगा यानी कहां से होकर आ रहा है, गुजरात से होकर आ रहा है, यानी यहां से होकर आएगा।
इस तरह पूरे राजस्थान में प्रवेश करेगा। ये प्रवेश तो कर गया लेकिन टकराएगा नहीं, यहां पर टकरा जाएगा बस, इस जगह पर, छोटी सी जगह पर। कौन सी जगह पर? सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में, वहां पर टकरा जाएगा, वहां अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। लेकिन बाकी सारा क्या है, वृष्टि छाया यहां नहीं आएगा। बाकी सारी हवाएं क्या निकल गई, सीधा निकल गई, क्योंकि क्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये हवाएं क्या हो गई, सीधी निकल गई। बस यहां पर रुकावट थोड़ी सी मिलेगी तो यहां पर, अगर यही पर्वतमाला ऐसे होती, ऐसे मान लीजिए यही पर्वतमाला इस तरह होती, इस तरह होती, तो ये हवाएं सीधा टकराती और राजस्थान में बरस जाती। लेकिन ऐसी नहीं है, तो इसी जिस दिशा से हवाएं आ रही थी उसी दिशा के समानांतर है, तो यहां से हवाएं सीधी निकल गई, अपने लिए कोई लाभ नहीं मिला इसका। दूसरी किस तरफ से आएगी, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आएगी, लेकिन राजस्थान में एंटर किस साइड से करेगी, देखो इस साइड से आ रही है, तो राजस्थान में कहां से एंटर करेगी, पूर्वी साइड से एंटर करेगी। तो लीजिए यहां से आ रही है हवाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश साइड से, मानसूनी हवाएं। मानसून एक ही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन दो भाग में डिवाइड होकर आ रहा है। इस बार आकर ये कहां टकरा गई, अरावली पर्वतमाला में टकरा गई। तो इस जो जो क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, इस पूरे राजस्थान में क्या हो जाएगी, अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। ये क्षेत्र फिर भी क्या रह गया, सूखा रह गया। तो इसके लिए अगर ये क्षेत्र देखें तो ये क्या बन रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहा है। वृष्टि छाया क्षेत्र किसका बन रहा है, बंगाल की खाड़ी शाखा का, इसलिए वहां वर्षा नहीं होती। अरब सागर से वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि अरावली पर्वतमाला समानांतर है, तो ये अपना एरिया सूखा का सूखा ही रह गया, इसलिए सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर। कितनी, 0 से 50 सेंटीमीटर बस, और वो भी अन्य कारणों से होती है। अन्य कारण जैसे मावठ आती है, लौटता हुआ मानसून आता है, वो खैर अलग विषय है, वो भारत वाले में करेंगे अपने। तो बात समझ में आ गई, ये है वर्षा ऋतु। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा बढ़ती है, सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान के पूर्व में, सबसे कम वर्षा राजस्थान के पश्चिम में। पश्चिम में कितनी वर्षा, तो यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर होती है शुष्क मरुस्थल में, तो और सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है झालावाड़ में। देखो ये, क्योंकि सबसे पहले एंटर यहां से हो रहा है मानसून, तो यहां पर लगभग 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, समझ गए, ये है राजस्थान की वर्षा ऋतु। अब ये एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो जब लिखवाऊंगा तो उसमें सिर्फ कुछ कुछ चीजें लिखें, जैसे इस क्षेत्र में इतनी वर्षा, इस क्षेत्र में इतनी वर्षा। बस आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वर्षा राजस्थान में कम क्यों हो रही है। क्लियर है, मानसून का आगमन कैसे होता है, मानसून आया कहां से पता चल गया, मानसून राजस्थान में प्रवेश कैसे किया पता चल गया। अब इसको ये मत मान लेना 2 मानसून है। कई पता क्या गलती करते हैं, कई ये गलती करते हैं कि सर ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है ना, तो ये कौन सी दिशा से आ रहा है, दक्षिण पूर्व से आ रहा है, तो इसको कह देते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पूर्वी नाम का कोई मानसून नहीं है। मानसून ये कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी है। ये दक्षिणी पश्चिमी टकराकर इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिणी पूर्वी हो जाती है, क्योंकि हिमालय से टकराकर एक तो इस साइड में मुड़ जाएंगी हवाएं और दूसरी इस साइड में मुड़कर राजस्थान की तरफ आएंगी। तो ये दक्षिणी पूर्वी मानसून नहीं है, मानसून दक्षिणी पश्चिमी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं कितनी हैं, 2 शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और राजस्थान का इस दोनों को ही, दोनों शाखाओं से पश्चिमी राजस्थान को दोनों का लाभ नहीं मिलता, पूर्वी राजस्थान को एक का लाभ मिल जाता है बंगाल की खाड़ी वाली का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ज्यादा आर्द्रता किसमें है, टोटल जो मानसून आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून 100% आर्द्रता लेकर आया, वो कितने भागों में डिवाइड हो गई, 2 भागों में, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो ये अरब सागरीय शाखा जो है इसमें आर्द्रता कितनी है, तो इसमें आर्द्रता 65% है, और बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता कितनी है, बाकी बची हुई 35% आर्द्रता बंगाल की खाड़ी ले जाता है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाला खुलासा होगा, वर्षा जो वर्षा होती है ना भारत के अंदर, वो अरब सागर वाला जो मानसून है ये सिर्फ भारत की 25% वर्षा करवाता है। कौन सा, अरब सागर वाला। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है वो भारत की कितनी वर्षा करवा देता है,
75%। समझ में आई बात कि आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता तो ज्यादा किसके पास है, अरब सागर के पास है, लेकिन ये वर्षा क्या करवाता है, 25% ही करवाता है। कारण क्योंकि इसके सामने कोई रुकावटें नहीं आती ज्यादा, इसलिए वर्षा कम हो पाती है। इस बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के पास आर्द्रता तो 35% है, लेकिन इसके सामने रुकावटें इतनी आती है कि भारत के 75% भाग पर बारिश किससे होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। 75% भारत पर बारिश ये करवाएगी शाखा, 25% भारत पर ये करवाता है, लेकिन आर्द्रता इसके पास ज्यादा है, इसके पास आर्द्रता कम है। बात समझ में आ गई। ये है मानसून प्रक्रिया और ये आपकी कंप्लीट होगी राजस्थान की वर्षा ऋतु। ओके, चलो इसको लिख लो।